डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद, और आज हम लोग बात करेंगे इथनोग्राफी के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इथनोग्राफी, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का हिस्सा है। उसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में इथनोग्राफी जो मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर डेटा कलेक्शन। तो आज हम जो बात करेंगे वो होगी हमारी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इथनोग्राफी, पर्पस ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च, यूज़ ऑफ इथनोग्राफी, methodology of ethnographic research, step involved in ethnographic research method, other methods of ethnography and skill required for ethnographic studies, do's and don'ts of ethnographic research method and advantages की बात करेंगे और limitations की भी हम लोग बात करेंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इथनोग्राफी के बारे में होगा। इसके पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि नई अपडेट्स जो कि मैं डेली के डेली लेक्चर्स अपलोड करती हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इथनोग्राफी क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो इथनोग्राफी इज़ ए सोशल साइंस रिसर्च मैथड। सोशल साइंस रिसर्च मैथड है इथनोग्राफी। इट इज़ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड। ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड है। मेरी जो रिसर्च जो मैथड्स की जो लेक्चर्स हैं उसको आप जाके सुनिएगा, तो उसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो इथनोग्राफी जो है वो सोशल साइंस रिसर्च मैथड है, जिसके अंदर हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड को यूज़ करते हैं, यानी प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं। सो इट इज़ मेनली कंबाइंड विद सोशल बैकग्राउंड। ये सोशल बैकग्राउंड से कंबाइन है। सो अ क्वालिटेटिव अप्रोच दैट स्टडीज़ द कल्चरल पैटर्न्स। जो क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसमें हम कल्चरल पैटर्न्स हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल सेटिंग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर, उसमें हम इथनोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो इथनोग्राफी केम फ्रॉम द ग्रीक इन द इट आइडेंटिफाइज इट्स रूट इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो इथनोग्राफी जो है ये ग्रीक से आया, जिसने कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई किया। सो इथनोग्राफी का वर्डली मीनिंग क्या है? इथनोस यानी पीपल। इथनोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफिंग का मतलब होता है राइटिंग। सो इथनोग्राफी लिटरली मीन अ पोर्ट्रेट ऑफ ए पीपल, यानी लोगों के बारे में पोर्ट्रे करना, किस तरीके से, किस तरह से उनका बिहेवियर है। एक्चुअल इथनोग्राफिक इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर, द कस्टम्स, बिलीफ एंड बिहेवियर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्ट थ्रू फील्ड वर्क। यानी जो हम फील्ड वर्क से एक ऑब्जर्वर होकर के एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करते हैं, स्पेशली कल्चरल बिलीव्स और कस्टम्स ट्रेडिशंस से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं इथनोग्राफी। सो इथनोग्राफी इज़ ए स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस, सोशल बिहेवियर्स एंड परसेप्शन दैट ऑकर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, टीम, कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप। यानी जो एक परसेप्शन है सोशल, एक बिहेवियर है, और सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमें अगर उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना हो, या टीम कम्युनिकेशन के थ्रू, या टीम कम्युनिटीज़ को के बारे में डेटा कलेक्शन हो, या हमारा जो ग्रुप्स है उसको स्टडी अगर हम करते हैं, तो हम यहाँ से इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड परसेप्शन के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। सो हैमर्सली ने 1985 में बताया कि द टास्क इज टू डॉक्यूमेंट द कल्चर, द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन द सेटिंग, यानी किस तरीके से उनकी सेटिंग है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। एंड द एम इज़ टू गेट इनसाइड द वे, इनसाइड जानने की कोशिश करना।
ईच ग्रुप ऑफ पीपल सी द वर्ल्ड, यानी लोगों को जानना उनके ग्रुप में रह के कि किस तरीके से लोग दुनिया को देखते हैं, उनका क्या नज़रिया है। तो क्रेसवेल ने एक्सप्लेन किया दैट इथनोग्राफी स्टडी लुक्स एट पीपल इन इंटरेक्शन इन ऑर्डिनरी सेटिंग, यानी जो इनका इंटरेक्शन होता है ऑर्डिनरी सेटिंग, एंड अटेम्प्ट्स टू डिसीजन परवेसिव पैटर्न सच ए लाइफ साइकिल, इवेंट्स एंड कल्चरल थीम। तो जो एक इंटरेक्शन होता है एक ऑर्डिनरी सेटिंग के अंदर, और जो अटेम्प्ट करते हैं अपना पैसिव जो पैटर्न होता है उनका लाइफ साइकिल, उनके इवेंट्स, उनके कल्चरल थीम्स क्या क्या है, ट्रेडिशंस क्या क्या हैं, बिलीव्स क्या क्या हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं हम इथनोग्राफी मेथड के थ्रू। तो पर्पस ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? तो द मेन पर्पस ऑफ इथनोग्राफी इज टू ऑब्टेन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग करना विद द ऑब्जर्वेशन। जब हम लोगों के बीच में रहेंगे, जब रिसर्चर उनके बीच में रहता है, उनको जानता है, उनको समझता है, तो उसके बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ऑब्टेन करता है, उसके कल्चर के बारे में, रहन सहन के बारे में, बिलीव्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो होती है वहाँ से गैदर होती है। सो वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द फील्ड वर्क। So in ethnographic research, the context is what defines the situation and make it what is it. जो define करता है situation को और बताता है कि ये क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, एक्चुअली में क्या है, क्योंकि हम उस सिचुएशन का हिस्सा रहते हैं, उस टाइम में हमें बिहेवियर को समझने में आसानी होती है। So what are the characteristics of ethnographic research? According to Hammersley and Sanders, ethnography is characterized by following features. People's behavior is studies in everyday context, यानी हम उसका हिस्सा होते हैं, उनके everyday behavior किस तरीके के हैं, as a researcher हम उसको study कर पाते हैं। So it is conducted in a natural setting, यानी जो जिस ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को या कम्युनिटी को हमको स्टडी करना है, हम उसका हिस्सा होते हैं, उनकी जो नेचुरल सेटिंग होती है उसके थ्रू हम उनके बिहेवियर्स को ऑब्टेन करते हैं, उसको हम नोट करते हैं। सो इट इज़ कंडक्टेड इन ए नेचुरल सेटिंग एंड इट्स गोल इज़ मोर लाइकली टू बी एक्सप्लोरेटरी रादर दैन इवैल्यूएटिव। हम इवैल्यूएटिव होने के बजाय इसमें एक्सप्लोरेटिव, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इसका गोल जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी होता है रादर दैन इवैल्यूएटिव। हम इसमें नहीं होते, या रिसर्चर इसमें इवैल्यूएटिव नहीं होता। सो इट इज़ एम एट डिस्कवरिंग द लोकल पर्सनस और नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो लोकल पर्सन हैं, जो नेटिव्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड वेयर इन द नेटिव में बी कंज्यूमर और एन एंड यूज़र, एंड यूज़र भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, उनसे जुड़े लोगों को हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में डेटा गैदर करते हैं। सो डेटा आर गैदर्ड फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज बट ऑब्जर्वेशन एंड और रिलेटिवली इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस आर यूजुअली द प्रिंसिपल वंस, यानी जो हम डेटा गैदर करते हैं वो वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज से करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन और रिलेटिव इंफॉर्मेशन जो कन्वर्सेशंस जो होते हैं वो इसके प्रिंसिपल होते हैं। सो द अप्रोच टू डेटा कलेक्शन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, यानी पहले से स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, एंड इन दैट इज डज नॉट इन्वॉल्व फॉलोइंग थ्रू ए प्री डिटरमाइंड डिटेल प्लान। जैसा कि मैंने क्वांटिटेटिव स्टडी में बताया कि उसमें जो क्वेश्चनर हम यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू टेक्निक के लिए यूज़ करें, चाहे हम डेटा कलेक्शन के लिए, हमारा जो क्वेश्चनर रेडी होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। जो भी एक पहले से कोडिंग हो जाती है, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर तैयार हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डेटा कलेक्शन करते हैं। लेकिन जो हमारी इथनोग्राफी है या हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें जो हमारा क्वेश्चनर होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी हम चूँकि, और इथनोग्राफी में चूँकि हम खुद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें ऑब्जर्वर होते हैं, इसलिए हम कोई स्ट्रक्चर्ड उसमें प्री डिटरमाइंड जो होती है वो डिटेल हमारे पास पहले से नहीं होती हैं, एक कोई प्लान नहीं होता। हमको बस वहाँ पे एट द बिगनिंग ऑफ द स्टडी नॉट डज इन डिटरमाइन द कैटेगरीज, हमारे पास कैटेगरीज भी नहीं डिटरमाइन होती, एंड दैट विल बी
यूज फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सॉफ्ट डेटा ऑब्टेन। जो हमें डेटा वहाँ से हमारे एक्सप्लोर करने से, हमारे ऑब्जर्वेशन से जो डेटा कलेक्ट होता है, हम उनके रिकॉर्ड्स रखते हैं। एंड दिस डज नॉट मीन दैट द रिसर्च इज़ अनसिस्टमैटिक। ऐसा नहीं है कि रिसर्च हमारी सिस्टमैटिक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम स्पेशली जाते हैं इस प्लान के साथ कि हमें वहाँ पे एक ऑब्जर्वर बन करके ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना। तो इट सिंप्लीफाई मीन्स दैट इनिशियली द डेटा आर कलेक्टेड एज रॉ। इनिशियल जो स्टेज होती है उसमें कोई भी प्लान काम हम नहीं करते, एज रॉ हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसका हिस्सा बन के, एंड फॉर्म ए वाइड अमाउंट एज फिजिबल। जैसा फिजिबल हो उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूज़ ऑफ इथनोग्राफी। So ethnography is primarily used in the some places like while searching for the meaning of cultural norms and views. कल्चरल नॉर्म्स एंड व्यूज़ की मीनिंग को जानने के लिए, समझने के लिए, बिलीव्स को जानने के लिए, किस तरीके का लोगों का बिहेवियर है उसको जानने के लिए हम सर्च करते हैं। सो इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ सर्टेन बिहेवियर और प्रैक्टिसेस, जो उनके बिहेवियर का रीज़न है उसको जानने की कोशिश करते हैं, सर्टेन बिहेवियर रीज़न को, या फिर जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जामिनिंग द सोशल ट्रेंड्स एंड इंस्टेंसेस लाइक द डिवोर्स एंड इलनेस, माइग्रेशन का रीज़न है, टू अंडरस्टैंड द सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल एनकाउंटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर बिहेवियर, टू आइडेंटिफाई द न्यू पैटर्न एंड गेन न्यू इंसाइट इनटू सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना में रहते हुए न्यू इंसाइट को जानने की, न्यू इवेंट्स को समझने की एज ए इथनोग्राफर हम कोशिश करते हैं। टू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ पनिशमेंट गिवन इन द चिल्ड्रन एट द स्कूल, यानी अगर हम स्कूल को किसी ऑब्जर्व कर रहे हों तो वहाँ देखेंगे किस तरह की पनिशमेंट उनको दी जाती है, किस तरह की सज़ाएँ होती हैं उनके लिए। एंड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर ऑफ वर्कर्स जो है उसको जानने के लिए हम ये स्टडी करते हैं और इस मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है हमारी मैथडोलॉजी ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च। इसकी मैथोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी रिसर्च को हम जब स्टार्ट करते हैं या इथनोग्राफी की स्टडी करने के लिए बीइंग ऑब्जेक्टिव इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके और भी जो भी रिसर्च करते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी मस्ट है। सो हियर ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट वन मस्ट लुक एट द कल्चर इन इट्स ओन टर्म्स, नॉट पुश वंस और एक्चुअलिटी और जजमेंट अपॉन इट। यानी जो जैसा है उसको उसी तरीके से देखना और उसी फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना। अपने तरफ से उसके अंदर हम कुछ जोड़ नहीं सकते या जो एक्चुअलिटी है उसको बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। उसके बाद है इंटरव्यूज़। तो टू लर्न फ्रॉम पीपल व्हाट हैज़ बीन बिलीव्ड एंड हाउ दे थिंक, हाउ दैट इफेक्ट द लाइफ। इंटरव्यूइंग इज़ एन एफिशिएंट मेथड टू गेट नॉलेज फ्रॉम द individuals about that organization, about the community, about any group or school children. If we are gaining, then we have to do the interview to get the important data. And इसके बाद आता है हमारा जो तीसरा पॉइंट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर इज कनेक्टेड टू द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यानी वो खुद उसका पार्ट होता है, वो कनेक्ट होता है उससे, उस माहौल से, उसमें उसको रहना पड़ता है। तो पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज़, उसके सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेगा, उसी तरीके से बिहेव करेगा। टू नो हाउ एंड वाई ह्यूमन बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड gains a deep knowledge about the interactions or intricacies about an inner working through their immersion. तो वो एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसका पार्ट होके उसके बारे में जानकारी निकालता है। उसके बाद आता है जो फोर्थ पॉइंट है वो है सर्वे। यानी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन थ्रू सर्वे। सबसे पहले हमको डेमोग्राफिक जो है उस लोकेशन की डेमोग्राफी की जो इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में सबसे पहले हम सर्वे करेंगे एज ए रिसर्चर। तो सर्वेज आर यूज टू गेट बिलीव्स एंड व्यूज़ विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द पर्सन बीइंग सर्वेड। किस तरीके का डायरेक्शन दिए हुए, बिना जाने हुए उस चीज़ का सर्वे। सो ओन सेंटिमेंट शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस इनटू द
सर्वे। जो सर्वे होता है उसमें अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है स्टेप इन्वॉल्व इन इथनोग्राफिक रिसर्च। तो जो स्पार्डली ने 1980 में आइडेंटिफाइड किए सम सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स जो मेकिंग अप द मैथोलॉजी ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च। तो इथनोग्राफिक रिसर्च को बनाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने कुछ, स्पार्डली ने इन 1980 में कुछ स्टेप्स बताए। सबसे पहला, सिलेक्टिंग एन इथनोग्राफिक प्रोजेक्ट। जैसे हम रिसर्च में करते हैं, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इथनोग्राफिक रिसर्च प्रोजेक्ट करने से पहले हमको उस एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। देन आस्किंग इथनोग्राफिक क्वेश्चन, यानी इथनोग्राफिक जो क्वेश्चन है उसको एक जगह बनाना है। क्या हमारे क्वेश्चन है, क्या हमारा प्रॉब्लम है जिसको लेकर के हम, जिसका आंसर लेने के लिए हम इस डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आस्किंग इथनोग्राफिक क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिंग डेटा, कलेक्टिंग इथनोग्राफिक डेटा। हम किस तरीके से इथनोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करेंगे। मेकिंग एन इथनोग्राफिक रिकॉर्ड, हमारे जो इथनोग्राफिक जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, जो ऑब्जर्व किया, जो एक्सप्लोर किया, उनके रिकॉर्ड्स को रखना। देन एनालाइजिंग द इथनोग्राफिक डेटा एंड राइटिंग द इथनोग्राफिक रिपोर्ट्स। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स को रेडी करेंगे और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट तक हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, सेलेक्टिंग द इथनोग्राफिक प्रोजेक्ट। That means the scope of project and can vary greatly from studying a whole complex society to a single social situation. एक सिंगल सोशल सिचुएशन में एक पूरी सोसाइटी को स्टडी करना, so that it can be completed in reasonable time. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है रिसर्च के अंदर। सो टाइम के अंदर ये रेडी हो सके, इसलिए हमें इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज हैज़ 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 क्या है, प्लेस, एक्टर और एक्टिविटीज़। यानी हमारा जगह क्या होगी, हमारे एक्टर्स कौन, किनके, हमारी यानी पॉपुलेशन क्या होगी, और उनकी एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी उनके जो डेटा कलेक्शन के लिए। तो आस्किंग इथनोग्राफिक क्वेश्चन, तो ethnographics needs to have question in mind that will guide what researcher sees and the hears at the time of data collection. किस तरह क्या जानना चाहता है एंड क्या सुनता है वो हम डेटा कलेक्शन में नोटिस करेंगे। सो कलेक्टिंग इथनोग्राफिक डेटा, तो रिसर्चर डज फील्ड वर्क to find out the activities of the people and the physical characteristics of the situation and what it feels like to be a part of the situation. And the step generally begins with an overview comprising broad descriptive observation. एक broad descriptive observation के बाद जो steps जो हैं वो क्या स्टार्ट होते हैं। देन आफ्टर लुकिंग एट द डेटा वन कैन मूव टू मोर फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड द रिसर्चर कैन यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी उसका हिस्सा बनता है खुद इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड सो ऑन टू गैदर द डेटा। जो रिसर्चर होता है वो खुद उस कम्युनिटी का, उस ग्रुप का हिस्सा बनता है टू गेट द रिलायबल डेटा फ्रॉम दैम एंड मेकिंग एन इथनोग्राफिक रिकॉर्ड। So this step includes taking field notes, photographs, making maps, using and other appropriate means to record the observations. जो भी कुछ हम देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके मैप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं। Then analyzing ethnographic data. So field work is always followed by data analysis. जब तक हम डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम फैक्ट को नहीं जान पाएंगे। तो विच लीड्स टू न्यू क्वेश्चन एंड न्यू हाइपोथेसिस, मोर डेटा कलेक्शन एंड फील्ड नोट्स एंड मोर एनालिसिस। द साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता हम इसको करते रहते हैं। एंड राइटिंग द इथनोग्राफी, तो इथनोग्राफिक रिपोर्ट शुड बी रिटन so that the culture or group is brought to the life making readers feel they understand that people and the way of life. सब चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। So ethnographic report. So ethnographic report can range in length from several pages
and to volume 1 or 2 pages, and one can greatly simplify this task by beginning to writing and early as data accumulated instead of writing until the end. स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हम चीज़ें भूल जाएंगे, फिर अपने माइंड से निकाल के फिर बायस हो जाएगी हमारी स्टडी। तो हमारा जो रिकॉर्ड है हमको स्टार्टिंग से रखना पड़ता है लास्ट तक, ना कि हम एंड में आके सब चीज़ें लिखें। सो द राइटिंग टास्क विल ऑल्सो बी ईजियर इफ बिफोर राइटिंग वन रीड अदर वेल रिटन इथनोग्राफीज। तो ये हमारे लिए राइटिंग जो मेथड है वो आसान हो जाता है। उसके बाद है अदर मेथड्स ऑफ इथनोग्राफी, और भी कुछ मेथड्स हैं जो इथनोग्राफी के हैं। इसमें मैक्रो इथनोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ब्रॉडली डिफाइंड कल्चरल ग्रुपिंग सच एज द इंडियंस, यानी पूरे अगर इंडियन कल्चर को हम देखेंगे तो इसको कहेंगे हम मैक्रो इथनोग्राफी। और माइक्रो इथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ नैरोली डिफाइंड कल्चर ग्रुपिंग सच एज यंग वर्किंग क्लास वुमेन और मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हो गया माइक्रो लेवल, यानी इसमें हम दो तरह की स्टडी करते हैं, मैक्रो लेवल पे यानी बड़े लेवल पे, और छोटे लेवल पे किसी एक ग्रुप को देखना या पूरी कंट्री को भी हम स्टडी कर सकते हैं। सो एमिक पर्सपेक्टिव इज़ द इथनोग्राफिक रिसर्च अप्रोच। तो इथनोग्राफिक रिसर्च की जो पर्सपेक्टिव है, थियोरेटिकल जो अप्रोच है वो है एमिक। Is the ethnographic research approach the way the members of the given culture perceive their world. So the emic perspective is usually the main focus on ethnography. जो emic perspective है, theory है, वो ethnography पे mainly focus करती है। So in etic perspective the ethnographic research approach to the way non-members यानी outsiders को, यानी जहाँ हम रह रहे हैं उन मेंबर्स को अगर हमको चेक करना है, इन मेंबर्स को, तो एमिक में और एटिक में करेंगे। तो आउटसाइडर परसीव एंड इंटरप्रेट बिहेवियर एंड फिनोमेना एसोसिएटेड विद ए गिवन कल्चर। जो उस कल्चर से जो जुड़े हुए जो बिहेवियर्स हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है हमारी स्किल जो कि रिक्वायर्ड है एथनिक स्टडी करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए। तो इथनोग्राफिक स्टडीज़ रिक्वायर्ड वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, दीज कैन बी defined and we are discussing here. So high degree of interpretative agility is required to understand the wide range of issues and facts involved in the study. तो हमारा जो माइंड है उसमें हाई रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशंस जो हैं, इंटरप्रिटेटिव जो एजिलिटी है हमारी उसमें रिक्वायर हैं चीज़ों को समझने के लिए, जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं स्टडी में जो हमारे इन्वॉल्व हैं उनको जानने के लिए और समझने के लिए। सो रिसर्चर नीड्स टू बी अनबायस्ड एंड अनप्रेजुडिस्ड in order for the study to draw valid and reliable conclusion. कभी भी रिसर्चर को बायस नहीं होना है, किसी भी तरह का अपना मनगढ़ंत या अपनी इंटरप्रिटेशंस पे काम नहीं करना है, बोलना नहीं है या उस तरह की बातें उसको नहीं बतानी है। यहाँ पे उसको बिल्कुल भी बायस, किसी भी इमोशनली किसी से अटैच होकर उसके बारे में लिखना, इस तरह की चीज़ रिसर्चर नहीं कर सकता। सो रिसर्चर जो है उसको एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो रिसर्चर नीड्स टू बी फेमिलियर विद द सोशल सेटिंग्स एंड नीड्स टू हैव ए हाई डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी एंड डिप्लोमेसी। एक इंटेलेक्चुअलिटी और डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी होती है कहीं भी इन्वॉल्व होने के लिए, कहीं भी घुसने के लिए और रहने के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए दो फार्मूला है, इंटेलेक्चुअलिटी का और डिप्लोमेसी का। तो रिसर्चर नीड टू पोजेस गुड इंटरेक्शन एंड इंटरपर्सनल स्किल। एक इंटरेक्शन और इंटरपर्सनल स्किल, लोगों से मिलने की, रैपो बनाने की, तभी तो हम घुस पाएंगे, उनका हिस्सा बन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये एक एबिलिटी, ये एक क्वालिटी रिसर्चर की होनी चाहिए। तो रिसर्चर नीड टू बी सेंसिटिव टुवार्ड्स द कल्चर, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए क्योंकि कल्चर को लेके, बिलीव्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा, वैल्यूज़ को लेकर के, नॉर्म्स एंड सोशल सेटिंग को लेके लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन विच द स्टडी बीइंग कंडक्टेड। उसके बाद है कुछ डूज हैं, डोंट्स हैं। तो हैव एन ओपन माइंड, फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस और द बायसनेस से एकदम अलग होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन इन द इंटरेक्शंस, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि हम सही बातें जान सकें, समझ सकें। सो कीप ए स्माइल ऑलवेज, जो है हमेशा फ्रेश माइंड से रहना चाहिए। दैट द पीपल फील कंफर्टेबल विद यू, सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल
फील कर सके। तो स्माइल करते रहना चाहिए, बात करने में उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, एक अच्छी रेपो बना के बात करनी चाहिए। सो एन इथनोग्राफर नीड्स टू बी एबल ऑफ डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरेस्टिंग एंड एक्शनेबल फाइंडिंग्स के बारे में हमेशा डिफ्रेंशिएट कर पाए, ऐसा रिसर्चर होना चाहिए कि जो इंटरेस्टिंग और एक्शनेबल जो फाइंडिंग्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सके। यानी प्रियर स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप एंड द एनवायरनमेंट इज़ वाइटल फॉर ए गुड इथनोग्राफिक स्टडी। जो प्रियर स्टडी हैं, जो पहले स्टडी हो चुकी हैं उसके बारे में, और ग्रुप एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में एक गुड नॉलेज होना, उसके बारे में जानना, ये इथनोग्राफिक स्टडी की एक अच्छे रिसर्चर के निशानी है। सो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस थ्योरी की भी स्टडी की गुड नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च मेथड की गुड नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में जानकारी होना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग ए इथनोग्राफिक रिसर्च। हमारे जो प्लान है, हमारी जो नॉलेज है एक रिसर्चर की, इसके बारे में कंप्लीट होनी चाहिए। सो थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क बिफोर हैंड एंड गेट फेमिलियर विद द क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो मोटो है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एज ए रिसर्चर। सो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू ट्राई टू पुट योर रिस्पॉन्डेंट एट ईज। जैसा कि मैंने बताया कि रिस्पॉन्डेंट से आप अगर इंटरव्यू करने जा रहे हो तो उसके साथ सबसे पहले उसको कंफर्टेबल कराओ, एक रेपो बनाओ, एंड देन चूज सेटिंग वेयर योर इंटरव्यूअर फील सेफ एंड कंफर्टेबल। कहाँ आपका जो रिस्पॉन्डेंट है वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहाँ बैठ के बात करना उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसको उसी एटमॉस्फेयर में लेकर के बात करो। सो डू फिगर बिफोर हैंड हाउ द ऑब्जर्वेशन आर टू बी रिकॉर्डेड। यानी ये आपके पास पहले से प्लान होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो इंटरव्यू, वो किस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है, या जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सो कंडक्ट द स्टडी इन ए रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेस फ्री मूड। हमारी स्टडी जो है वो रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री मूड में होना चाहिए। सो ऑलवेज कीप इन माइंड टू रिस्पेक्ट द एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप अंडर द स्टडी। यानी हम किसी के इमोशंस को, किसी की कल्चर को, किसी की वैल्यूज़ और नॉर्म्स को हमारी किसी भी एक्टिविटी से एज ए रिसर्चर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। आप निकाल तो कुछ नहीं पाओगे, अब बाहर निकाल लग दिए जाओगे, और ये एथिक्स के ख़िलाफ़ भी है रिसर्च के। हमारी किसी भी ऐसी एक्टिविटी से, किसी भी बात से रिस्पॉन्डेंट को या जो भी हमारे रिसर्च में जो इन्वॉल्व है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरह का, चाहे वो इमोशनल नुकसान हो, चाहे फिज़िकल नुकसान हो, चाहे किसी भी तरह का नुकसान हो। अच्छा, अब डूज एंड डोंट्स जो है, डू नॉट इंटरप्ट एंड सिंपली ऑब्जर्व। इंटरप्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। नेवर पुट प्रेशर ऑन द स्टडी सब्जेक्ट। बार बार स्टडी सब्जेक्ट के ऊपर हमको प्रेशर नहीं बनाना है। डू नॉट ऑफेंड द कल्चर, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप अंडर स्टडी। किसी भी तरीके का कोई ऑफेंड नहीं करना, ऑफेंसिव नहीं बनना है किसी के कल्चर से, वैल्यूज़ या नॉर्म्स से जुड़ के उसके बारे में। सो डू नॉट ओवर ड्रेस एंड कीप योर एक्शंस लिमिटेड। अपने आप को ओवर ड्रेस नहीं होना है, अपने एक्शंस को लिमिटेड रखना है, सो नहीं रखना। सो नेवर डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स टू मीट द रिसर्च एम। अपने एम से कभी भी हमें हटना नहीं है। सो नेवर गो अनप्रिपेयर्ड एंड विदाउट प्रियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप। कभी भी कोई भी स्टडी करने के लिए जब तक हम उसके बारे में प्रीवियस हमारे पास नॉलेज ना हो, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एज ए रिसर्चर। सो नेवर क्रॉस द एथिकल बाउंड्रीज टू कंडक्ट द रिसर्च। हमारी जो एज ए रिसर्चर जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारे एथिकल बाउंड्रीज़ हैं, उनको हमें नहीं खोना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च के एडवांटेजेस की तरफ। तो इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव एंड इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ फाइंडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज हमें इस स्टडी से मिलती है। तो इट कैन इवॉल्व एंड एक्सप्लोर न्यू इंक्वायरी। यहाँ पे हम नई इंक्वायरी, नई थ्योरी भी यहाँ से फॉर्मुलेट होती है। तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी इन डेप्थ a variety of cultural aspects and present day human population and their way of life। तो हमें मिलती हैं यहाँ से opportunities, variety of knowledge about the culture, their values, their norms and beliefs and
द पॉपुलेशन जो उनकी एवरीडे लाइफ है हम उसके बारे में डीपली जानते हैं. सो इट अलाउज टू यूटिलाइज द रेंज ऑफ यूनिक मेथड्स लाइक फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कि हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी उस कल्चर का उसका पार्ट होकर के हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, इंटरव्यूज़ करते हैं, एंड डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन. इट ऑफर्स रिसर्चर रिच एंड थ्रू कमेंट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर एंड सोसाइटी एज ए होल. ये एक रिसर्चर को रिच थ्रू डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ को, डिफरेंट बिहेवियर को जानने का मौका मिलता है. तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू कलेक्ट and observe insight into social practices which are usually concealed. यानी जो चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं बाहर से रह करके, अगर हम उस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है हमें ये इससे हमें ये ईजी होता है. जो चीज़ें कंसील हैं, छुपी हुई हैं, हमें धीरे धीरे हम उसका हिस्सा होते हैं तो उसके बारे में हम जान पाते हैं. उसके बाद जो है किसी भी स्टडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसके भी डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं. सो इन एथनोग्राफी देयर इज़ ए चांस ऑफ रिसर्चर बायस. जब भी हम उसका हिस्सा हो जाएं, किसी भी कल्चर का पार्ट हो जाते हैं, तो बायस एज ए रिसर्चर हो सकते हैं. सो इट डील्स मोर सोली विद द क्वालिटेटिव डेटा, यानी इसमें हमारा डेटा जो होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव स्टडी. Statistics and numbers are replaced with recorded statement of individual and the observation of the individual. जो जैसे कि क्वांटिटेटिव स्टडी में हम स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल फॉर्म लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं टू गेट द डेटा. इसी तरीके से हम इसमें एथनोग्राफी के अंदर क्वालिटेटिव स्टडी को यूज़ करते हैं. हमारा डेटा जो होता है वो कम्प्लीटली क्वालिटेटिव होता है, इट बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एंड इंडिविजुअल्स और ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिसर्चर. सो टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड लेजिटिमेट कंक्लूजन द रिसर्चर मस्ट विजिट द प्लेस सेवरल टाइम. एक एक्यूरेसी बनाने के लिए, एक लेजिटिमेट कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो रिसर्चर को बार बार वहाँ पे जाना पड़ता है. सो अनप्रिडिक्टेबल ऑक्यूरेंस आर कॉमन सेंस इन ऑकर इन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. कभी कभी हमारा कॉमन सेंस एज ए रिसर्चर हमारे जो कॉमन सेंस है या अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज़ कर लेता है. तो इट इज़ नॉन रेप्लिकेबल एज द ह्यूमन. बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई न्यूमरस वेरिएबल एट एनी गिवन मोमेंट. जो नॉन रेप्लिकेबल होता है, कभी भी ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होके उसमें चेंजेस आते रहते हैं. सो रिजल्ट कांट बी जनरलाइज टू अदर टाइम पीरियड्स और टू अदर कल्चर ड्यू टू इज स्पेसिफिसिटी. तो स्पेसिफिसिटी की वजह से जो रिजल्ट हैं वो दूसरे कल्चर और पीरियड्स पे टाइम पे जनरलाइज नहीं होते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और बाकी के लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पड़े हुए हैं, आप लोग वहां जा कर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं. मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी. थैंक यू सो मच.